आई दृष्टि का जो सेकेंड एडिशन बुक आया है अपडेटेड, उसके करंट अफेयर्स देख रहे हैं। थोड़ा क्विक फेज में चलेंगे। सो फर्स्ट न्यूज़ जो थी हमारी वो रिलेटेड थी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 63 से 69 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। क्विकली देख लेते हैं। आर्टिकल 63 में हमें बोला गया है देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में हमें बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल 65 में हमें बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जैसे कि डेथ हो गया या एब्सेंस हो गया या हेल्थ इशू हो गया, यानी इन एनी कंडीशन जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और ये बात हमें किस आर्टिकल में दी हुई है, तो आर्टिकल 65 में दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में हमें पूरा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है और यहीं पे हमें ये भी बताया गया है कि इनका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, जिसमें आपको बात की गई है इलेक्टोरल कॉलेज की, जिसमें ये बताया गया है कि इसके इलेक्शन में जो है लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आर्टिकल 67 में हमें ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है ऑफिस का वो कितने ईयर्स का होगा। बेसिकली ये 5 ईयर्स का होता है। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 68 में हमें ये बताया गया है कि अगर इन केस अगर वैकेंट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में इनका री इलेक्शन हो जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने जो है हेल्थ इशू की वजह से रिज़ाइन कर दिया और इसकी वजह से जो है वापस से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। तो अब देख लेते हैं एक और आर्टिकल रहेगा, दैट इज आर्टिकल 69। इसमें क्या है, ओथ और एफर्मेशन दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है। इससे जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो पार्ट 5 में 52 से लेकर के आपका 61 तक बात की गई है यूनियन की, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट पोस्ट है। तो फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है और सेकंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है, जो यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं तो 2 कैंडिडेट थे जिनके बीच में वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या हुआ है, इलेक्शन हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है सीपी राधाकृष्णन और सेकंड कैंडिडेट जो है वो हमारे हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन जो है वो एनडीए के कैंडिडेट रहे। अगर बात की जाए वोटिंग की तो 781 टोटल वोट पोल हुए थे, जिसमें से 15 वोट्स जो हैं आपके इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं। जो विनर हैं दैट इज सीपी राधाकृष्णन, उनको कितने वोट मिले हैं, 452 वोट्स मिले हैं। और जो कैंडिडेट लूज किए हैं दैट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको कितने वोट मिले हैं, 300 वोट्स मिले हैं। ठीक है। अगर और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो 9 सितंबर को जो है ये इलेक्शन हुआ था और 12 सितंबर को जो है इन्होंने ओथ ले ली है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर टेन्योर के हिसाब से बात की जाए तो ये 17 इनका जो है टेन्योर है वाइस प्रेसिडेंट का, और एज अ पर्सन की बात की जाए तो ये 15th वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा सा सीपी राधाकृष्णन के बारे में देख लेते हैं। तो जो सीपी राधाकृष्णन है उनका जो जन्म है वो तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा ये बीजेपी के जो है बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। कोयम्बटूर से इन्होंने 2 बार एमएलए के चुनाव को जीता है। ठीक है। गवर्नर की बात की जाए तो ये पहले झारखंड के गवर्नर रहे थे, उसके बाद इनको तेलंगाना और पुडुचेरी का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया था एंड आफ्टर दैट वो महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए थे। और ड्यूरिंग दिस टेन्योर जब ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे तभी इनको क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलो 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं। तो जिसमें है पहला है रेजिग्नेशन। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, चूंकि उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है तो वो अपना रिज़ाइन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर आपको इनको रिमूव करना हो तो आप कैसे करोगे, तो एक रिजोल्यूशन लेके आओगे राज्यसभा में। क्यों राज्यसभा में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 64 में कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के। तो जब वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है तो उनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन भी कहाँ पे लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लेके आना पड़ेगा। ठीक है। जब भी कोई रिमूवल का रिजोल्यूशन आता है तो आपको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होता है। सेम इस केस में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन आएगा इसका लोकसभा से एग्री होना कंपलसरी है। क्लियर हो गया।
अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और इलेक्शन कमीशन किस अगर एक्ट की बात की जाए तो एक है एक्ट है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। और अगर बात की जाए किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन किस किस पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है। क्लियर हो गया बात? अच्छा देखो, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करना चाहता है तो उसका नाम कैसे आएगा? तो ये इसमें बहुत इजीली दिया हुआ है कि उसको नॉमिनेट करने के लिए आपको 20 MP चाहिए। किसके लिए? प्रपोज करने के लिए। यानी बेसिकली 20 लोग जो होंगे उसके नाम को प्रपोज करेंगे और 20 लोग और जो होंगे वो उसके नाम को क्या करेंगे? सेकेंडर्स, यानी उसको सपोर्ट करेंगे। यानी टोटल 40 लोग एक के फेवर में होंगे तब वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर हो गई बात? मिनिमम एज आपको पता है 35 ईयर होनी चाहिए क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट है। ठीक है, अगला देखो, अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कहाँ पे क्लियर होगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट न्यूज़ जो थी ई दृष्टि की नेशनल में, दैट इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें इतना डेटा दिया हुआ था जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं जो कि हमारी क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। देखो हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है उसने क्या किया है, उसने 2019 में यानी 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, शॉर्ट में एनकैप बोल दो, तो ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में 130 ऐसी सिटी थी। कितनी? 130 सिटीज़ थी जिनका हमें ये चेक करना था कि किस तरीके से वहाँ पे एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, अब जब एयर क्वालिटी आप मॉनिटर करोगे तो आप उसकी कुछ रैंकिंग भी दोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसमें क्या किया जाने लगा, जो सिटीज़ है, जो 130 सिटीज़ हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटर करनी थी, उनको हम रैंकिंग देना शुरू किए। ठीक है, तो 2025 की जो है वो रैंकिंग आ गई है और उसी के बारे में ये पूरा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। ठीक है, तो टॉप 3 सिटीज़ की हम बात करें। अब हमने क्या किया, सिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन। तो जो कैटेगरी 1 की सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा, अबव 1 मिलियन। क्लियर हो गया? तो देखो कौन कौन सी 3 सिटीज़ हैं जो आपके टॉप पे है। नंबर 1 इंदौर मध्य प्रदेश में है, जबलपुर ये भी मध्य प्रदेश का है। थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश का आगरा है और गुजरात का सूरत है। इन लोगों ने कंबाइंड थर्ड स्पॉट जो है वो शेयर किया हुआ है इसमें। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए पर्टिकुलरली तो उत्तर प्रदेश में आगरा जो है वो थर्ड नंबर पे है ओवरऑल। उसके बाद फिफ्थ पे आपका कानपुर है और 7वें नंबर पे आपका प्रयागराज है। यानी उत्तर प्रदेश की अगर आप क्लीनेस्ट सिटी की बात करिए जो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, उसमें आपके पास आगरा है, कानपुर है और प्रयागराज है। क्लियर हो गया? अब अगर आप बात करो कैटेगरी 2 सिटीज़ की, यानी कैटेगरी 2 वाली कौन सी, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी अमरावती है। ये अमरावती महाराष्ट्र वाला है, आंध्र प्रदेश वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद है, यूपी का ही है, और झांसी भी यूपी में आता है। तो बेसिकली अगर आप बात की जाए कैटेगरी 2 की सिटीज़ में, आप ये कह सकते हैं कि यूपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और मुरादाबाद और झांसी ने सेकेंड और थर्ड प्लेस होल्ड किया हुआ है इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं जो हमें ये दी हुई थी कि दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी हो गई है। तो आप याद रखिए डेट क्या है, 4 सितंबर 2025। अब इनके बारे में चूंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट होता है कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब कब रहे। तो टोटल 3 बार इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। फर्स्ट ये 1886 में बने, जो कांग्रेस का आपका सेकेंड सेशन था। फर्स्ट 1885 में हुआ था, ये सेकेंड सेशन था जिसमें इनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद 1893 के सेशन में ये बने और 1906 के कोलकाता सेशन में भी ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट में देखो इनके बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ आपको जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये फर्स्ट इंडियन है जिनको क्या किया गया है, एल्फस्टोन कॉलेज जो बॉम्बे में था उसमें इनको प्रोफेसर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये फर्स्ट इंडियन ही रहे हैं जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में इलेक्ट किया गया था, यानी फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? तो सेंट्रल फिंसबेरी से इनको जो है
इलेक्ट किया गया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अलावा इन्होंने एक जर्नल भी लिखा था, रस्त गोफ्तार। ये किस लैंग्वेज में था? तो ये गुजराती लैंग्वेज में था। इसके अलावा ये गुजराती के प्रोफेसर भी बने हैं लंदन में। 1866 में इन्होंने क्या किया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया है। कहाँ पे फॉर्म किया है? दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, लंदन में। तो यानी आपको ये याद रखना है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना है, लंदन में बना है। किसने बनाया है? दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, इनका एक और अचीवमेंट ये है कि 1895 में जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर बना था, जिसको आप वेल्बी कमीशन भी बोलते हो, इस वेल्बी कमीशन में ये एज अ मेंबर थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, और इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना सारा फैक्ट आपको ई दृष्टि में दिया हुआ था, जो मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। एक अंगीकार कैंपेन आया है। ठीक है, अब आपको इसमें ये याद रखना है कि ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री का है? तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। ये मिनिस्ट्री को होल्ड कौन करते हैं? तो मनोहर लाल होल्ड करते हैं। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 2 मंथ के लिए है। और किस स्कीम में है ये? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अब देखो यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें ये चीज़ याद रखिए कि इसी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का आवास दिवस मनाया जाएगा कब? 17 सितंबर 2025 को। एक्चुअल में जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो ओरिजिनल वाली है, वो 2015 में स्टार्ट हुई थी, और इसका एम क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अभी इसी स्कीम को क्या किया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, और किस ईयर में? 2024 में। क्लियर हो गया ये बात? देखो, इसके बाद एक और आपका जो है नेशनल न्यूज़ है। इसमें इस वाले वीडियो में मैंने टोटल 10 हेडिंग्स जो हैं उसको कवर किया है। ऐसे 10 हेडिंग करके मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि बहुत लेंदी ना हो और हमारा करंट अफेयर्स बहुत इजीली क्लियर भी हो जाए। तो देखो, नेक्स्ट में क्या है? इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। किस डेट में आया है? 3 सितंबर 2025 को आया है। बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हो? तो देखो, आप रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक है, किस लिए? ताकि सेग्रीगेट कर सको और प्रोड्यूस कर सको क्रिटिकल मिनरल्स। कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है? सेकेंडरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज से क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिसी नहीं, हमें सेकेंडरी सोर्सेज से क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस करना है। क्लियर हो गया? टोटल टाइम पीरियड अगर बात किया जाए तो 6 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये आपका जो है नेशनल क्रिटिकल मिशन पॉलिसी का ही हिस्सा है, जो किस डेट पे लॉन्च हुई थी? तो 29 जनवरी 2025 को जो है आपने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था। और इसी मिनरल मिशन के अंदर ही ये सेकेंडरी सोर्सेज से क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या हुआ? एक इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। इसमें देखो क्या होगा, 20% का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी मिलेगा, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे भी सब्सिडी देगी। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को जब आप सेकेंडरी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। टोटल कॉर्पस कितना दे रखा है? 1500 करोड़ का। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो जीविका निधि है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। और बेसिकली क्यों है? ताकि लो इंटरेस्ट रेट पे क्या मिल सके? फंड मिल सके वुमेन्स को। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, एक है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हंसलपुर गुजरात में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और इसी मौके पे जब ये ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो सुजुकी ने जो है अपनी एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? ई विट्रा। ठीक है, अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, और बैटरी से चलने वाला यानी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी है। क्लियर हो गया बात? अब देखो, इसको अटेंड किसने किसने किया था? ये जो इनॉग्रेशन हुआ, तो भूपेंद्र भाई पटेल ने किया था। ये कौन है? ये सीएम है गुजरात के। लॉन्च जब हुआ था तो दूसरे जो व्यक्ति प्रेजेंट थे उनका नाम क्या है? ओनो किंची। ये क्या है? ये जापान के एम्बेसडर हैं इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा जो सुजुकी के जो भी हायर ऑफिशियल्स थे वो तो प्रेजेंट होंगे ही। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चीज और देख लो, ये क्या है? UDISE प्लस 24-25। फुल फॉर्म देखो तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस।
ठीक है, ये है क्या? तो ये स्कूल लेवल का पूरा डेटा है। इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट टू पीपल रेशियो कितना है, टीचर्स कितने हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, इनरोलमेंट रेशियो है, ये सब क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखो, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन। किसके लिए है ये एक डेटा बुक है जिसमें स्कूल पे कितना खर्च हो रहा है इसका डेटा कैलकुलेट किया गया है। तो पता चला है ये कि गवर्नमेंट स्कूल पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर होता है? 55.9%। ठीक है, और ऑन एन एवरेज जब कैलकुलेट किया गया कि पर हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये पता चला कि जो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 2863 रुपीज़। जबकि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपेंडिचर कितना है? 25,000। जस्ट 9 टाइम्स है, बहुत ज़्यादा है। ये आप गैप देखिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो न्यूज़ थी वो ये है कि बिहार में जो है वो क्या हुआ है? मोबाइल ई वोटिंग हुई है। तो बिहार जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया है जिसने अपने इलेक्शन में क्या किया है? ई वोटिंग स्टार्ट की है। टोटली इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ किया गया है 6 नगर पंचायत में। कुछ कुछ के नाम इंपॉर्टेंट, जैसे पटना, रोहतास, ईस्ट चंपारण, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में अब क्या हुआ है? ई वोटिंग कराई गई है। ठीक है, अब इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? भीभा कुमारी। भीभा कुमारी कहाँ से आती हैं? तो करी दयाल जो ईस्ट चंपारण में है यहाँ से हैं, और ये पहली जो है इंडिया की क्या है? ई वोटर बन गई हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है नेशनल न्यूज़ की टॉप 10 हेडिंग्स कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के न्यूज़ देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।